नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। बात करेंगे अपन आज चैप्टर नंबर 6 के बारे में। बहुत दिन बाद अपनी मुलाकात हो रही है। आज संडे है तो मुझे समय मिला तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो क्लास रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दी जाए। समय का अभाव रहता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे जैसे समय मुझे मिलेगा मैं कोशिश करूंगा क्लासेस लेने की। तो पिछले अगर बात करें चैप्टर नंबर 6 की तो 5 क्लासेज जो है इसकी अपनी हो चुकी है, जिसमें अपन ने अम्लीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है, लवणीय मृदा क्या होती है, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ये मृदा बनती है, इन सभी के बारे में हमने बात की थी। और इनको सुधारा कैसे जाता है इनके बारे में भी अपन बात कर चुके थे। भौतिक विद्या या यांत्रिक विधियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे जो रासायनिक विधियां हैं, या यूं कह सकते जो रासायनिक पदार्थ जो है उनके द्वारा अपन मृदा को कैसे सुधारते हैं, उसको लेकर आज अपन डिस्कस करने वाले थे। और आज एक बहुत ही एक खुशखबरी भी जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कोर्स को लेकर बार बार बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर महंगा बहुत है। देखो महंगा तो नहीं, आपको लग रहा होगा, लेकिन महंगा तो नहीं है। जो कोर्स की जो प्राइस थी 999 रुपए, दीपावली का ऑफर चल रहा है, दिवाली तक ये आपके ऑफर रहने वाला है। और उस ऑफर के तहत आपकी जो प्राइस है 999 से मात्र 399 रुपए कर दी गई है ना। ये यूं कह सकता हूं अब तक का सबसे शानदार ऑफर जो है इस ऐप के ऊपर हम लाइव क्लास के लिए लेकर आए हैं। इससे सस्ता ऑफर शायद आपको इस ऐप के ऊपर नहीं मिलेगा, है ना। 399 रुपए में आपको लाइव कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, टॉपिक वाइज आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, नोट्स के आप प्रिंट भी निकाल पाएंगे। अलग से आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग की इसमें आवश्यकता नहीं है। समय जा रहा है, अभी भी आपके पास समय है, उस समय का सदुपयोग करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। गारंटी है इस मेरी बात की कि क्लास से नोट से कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड का बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी मैं गारंटी लेता हूं। चलिए, इतना प्रमोशन करने के बाद अपन बात करते अपनी क्लास के बारे में। आज अपन बात करेंगे रासायनिक मृदा सुधारक के बारे में, कि जो मृदा सुधारक है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, मृदा सुधारक की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मृदा सुधारक की परिभाषा के बारे में, है ना। मृदा सुधारक क्या होता है? मृदा सुधारक किसे कहते हैं? देखिए कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग अपन क्या करते हैं, मृदा को सुधारने में करते हैं, उसे अपन कहते हैं रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं। कौन कौन से मृदा सुधारक है इसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से आपको जो यहां पर ध्यान रखना है, जिप्सम को लेकर मैं आज फिर बोल रहा हूं। जिप्सम मतलब समझ लो प्रश्न छप गया है बोर्ड एग्जाम में, ये प्रश्न छप गया यूं मान के चलो। जिप्सम से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा जिप्सम को लेकर, ठीक है। तो चलो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं आपकी किताब के अंदर जो आपका इंतजार कर रही है, मृदा सुधारक के बारे में। यानी लवण प्रभावित मृदा को सुधारने के लिए अपन जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मृदा सुधारक कहते हैं। कौन कौन से मृदा सुधारक जैसे आपको मिल सकते हैं, जिप्सम है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फर का चूर्ण हो गया, आयरन सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, पायराइट, फास्फोजिप्सम, ये पदार्थ आपको देखने को मुख्य रूप से मिल सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो अपने को डिस्कस करना है वो अपन बात करेंगे किसके बारे में, जिप्सम के बारे में, है ना। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे किसके बारे में, जिप्सम के बारे में बात करेंगे। इसके आधार पर कुछ आपके जो मृदा सुधारक है इसको डिवाइड भी किया गया है अलग अलग भागों में, उतना कुछ ज्यादा विशेष नहीं है ना। एक तो देखिए कौन कौन से आपके जल विलेय कैल्शियम लवण, यानी जिसमें कैल्शियम होता है वो क्या होता है, जल में विलय हो जाता है। उदाहरण ध्यान में रखना है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जिप्सम और फॉस्फोजिप्सम। कम विलय कैल्शियम जो कम घुलते हैं, जल में घुलते हैं लेकिन कम घुलते हैं। चूना हो गया, चूना पत्थर और चूना पदार्थ। अम्ल उत्पादक और अम्ल, है ना। एक तो खुद अम्ल होंगे, दूसरा जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाएंगे। अम्ल एवं अम्ल उत्पादक, यानी एक तो खुद अम्ल, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। दूसरा जो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे, वो हो जाएंगे अम्ल उत्पादक पदार्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्ल उत्पादक पदार्थ। जिसमें मान लो कि सल्फर हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, द्रव SO2 है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, है ना। ये सब क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं, है ना।
इनका प्रयोग अपन कहाँ कर सकते हैं? जिन मृदाओं की पीएच 8.5 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उनके लिए क्या करते हैं अपन? सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। चूना युक्त क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं, या अम्ल उत्पादक आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, इनका उपयोग कर सकते हैं। चूना रहित, जिनके अंदर चूना रहित क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए अपन किसमें करते हैं? जल विलेय, कैल्शियम लवण और जिप्सम का प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जिप्सम, है ना। पहला ही क्वेश्चन यहां से आ जाता है, जिप्सम की आवश्यकता क्या है ना। क्वेश्चन आता है कई बार जिप्सम की आवश्यकता, क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान रखना, ठीक है। जिप्सम की आवश्यकता, ठीक है। क्वेश्चन को लेकर अपन आगे बात करेंगे। एक आएगा आपके जिप्सम के संगठन के बारे में कि जिप्सम में क्या क्या पाया जाता है। तो यहां से एक तो सूत्र आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रेट, जो कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट होता है, ये है ना, CaSO4.2H2, यानी ये H2 जो यहाँ पर क्या होता है? क्रिस्टलन जल के रूप में होता है ना। क्रिस्टलन जल क्या होता है? लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणु की संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल कहलाती है। इसका संगठन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें देखिए, जो जिप्सम जो होता है वो होता है 23.2%, और सल्फर जो होता है वो होता है 18.6%, और जल की मात्रा इसके अंदर कितनी होती है? 21% होती है। कितनी परसेंट होती है? 21%। बात करें जिप्सम की, सबसे पहले जो इसका उपयोग है मृदा सुधारक के रूप में, वैसे तो इसका उपयोग सीमेंट वगैरह में किया ही जाता है, लेकिन मृदा सुधारक के रूप में सबसे पहले जिप्सम का प्रयोग भारत के अंदर जो किया गया था वो JW लेदर ने किया था। कब किया था? 1942 में यूपी के अंदर इसका उपयोग किया था उन्होंने। राजस्थान में जिप्सम कहां कहां पाया जाता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में जो जिप्सम आपको मिलता है प्राकृतिक रूप से बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर, है ना। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव रूप में कि निम्न में से वह स्थान जहां जिप्सम नहीं पाया जाता है या जिप्सम पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो रेगिस्तानी जिले हैं मुख्य रूप से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और एक नागौर, है ना। बाड़मेर इसके अंदर नहीं आता है, ये ध्यान रख लेना। कई बार बच्चों के दिमाग में रह जाता है कि बाड़मेर, बाड़मेर इसके अंदर नहीं है, बीकानेर है, जोधपुर है और जैसलमेर और नागौर है, ठीक है। जिप्सम देखिए काफी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा सस्ता भी है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी यूं कह सकते हैं किसानों द्वारा इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। इसका उपयोग अपन अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार की मृदा में कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या, सस्ता बहुत है और किसी प्रकार का ये नुकसान जो है मृदा पर नहीं करता है। सबसे पहले बात करेंगे ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार से करता है, ठीक है। अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। देखो जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। ये मृदा में टूटेगा कैसे? Ca+2 और SO4-2 के रूप में टूटेगा। Ca+2 और SO4-2 के रूप में टूटेगा। और जो कैल्शियम आयन जो है ना Ca+2, ये क्या करेंगे? यहां पर तुम देख सकते हो, सोडियम को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे, है ना। ये कैल्शियम आयन आप देख सकते हो, सोडियम को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। जब ये सोडियम को विस्थापित कर देंगे तो यहां से क्या बन जाएगा? इस मृदा के ऊपर कौन आ जाएंगे? कैल्शियम आ जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा? सोडियम सल्फेट। और ये सोडियम सल्फेट जो होता है लिंचिंग के द्वारा, यानी अपन कह सकते हैं निक्षालन द्वारा, मृदा के निचले संस्तर में चला जाएगा, ठीक है। जिप्सम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके उसकी किस में बदल देता है? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। यहां पर आप देख सकते हो ये सोडियम कार्बोनेट और ये जिप्सम क्रिया करके किस में बदल देगा? इसको कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देगा, यानी चूना बना देगा। क्या बना देगा? चूना। तो चूने का उपयोग भी अपन काफी ज्यादा मात्रा में इसको सुधारने के लिए करते हैं। जिप्सम की शुद्धता और महीनता को लेकर प्रश्न बनता है। देखिए, अगर आप कृषि कार्य के लिए जिप्सम का उपयोग कर रहे हो, वैसे सीमेंट में भी इसका किया जाता है, लेकिन अगर आप कृषि कार्य के लिए कर रहे हो तो जिप्सम की जो शुद्धता है वो 80% से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। 80% से अधिक हो तो चलेगा, लेकिन 80% से कम शुद्ध जो है जिप्सम नहीं होना चाहिए। जो खदानें होती है उन खदानों से जिप्सम बड़े बड़े ढेलों के रूप में प्राप्त होता है, जिससे पीस कर उसका क्या बना दिया जाता है? पाउडर बना दिया जाता है, ठीक है। अगर भारतीय मानक की अगर अपन बात करें तो जिप्सम की जो पूरी मात्रा जो होती है, जितना जिप्सम आप ले रहे हो, मान लो 100 किलो आपने जिप्सम लिया है, उस जिप्सम की पूरी मात्रा जो है 2 mm की जाली से छन जानी चाहिए, और उसकी आधी मात्रा जो है वो 0.25 mm की थाली से क्या हो जाए, सॉरी, छलनी से छल जानी चाहिए, है ना। थाली नहीं, छलनी कह सकते हैं या जाली कह दो, छल जानी चाहिए। अगला आता है जिप्सम की आवश्यकता। प्रश्न यहां से ऐसे आता है क्वेश्चन की, जिप्सम की आवश्यकता क्या है?
प्रश्न आता है जिप्सम की आवश्यकता क्या है, और बच्चे लिख के आ जाते हैं क्या कि क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये एक सस्ता मृदा सुधारक है, ये मिट्टी पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, और मन में खुश होते हैं कि यार मेरे 2 नंबर पक्के हैं, आंसर लिख के आ गया, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि वो गलत लिख के आ गया। ठीक है, तो जिप्सम की आवश्यकता क्या है? जिप्सम की आवश्यक मात्रा का निर्धारण करना ही क्या है जिप्सम की आवश्यकता, यानी कोई भी मृदा है उसमें कितना जिप्सम डालना है आपको, है ना, कितना जिप्सम डालना है, उसकी आवश्यकता का अपन क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, जिसे अपन बोलेंगे जिप्सम की आवश्यकता। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं मैं, और यही डेफिनेशन आपको तैयार करनी, और ये इंपॉर्टेंट है। जिप्सम की आवश्यकता देखिए, कितना मृदा सुधारक डालना है, इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले कितना जिप्सम डालने की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण किया जाता है, इसे जिप्सम की आवश्यकता कहा जाता है। तो ये मैंने जो अंडरलाइन की है, ये डेफिनेशन आपको मुख्य रूप से तैयार करनी है। ऐसे नहीं लिख के आना है कि जिप्सम की आवश्यकता क्या है, प्रश्न आ जाए और आप इस तरह से लिख के आ जाओ उसके अंदर है कि जो आपकी मृदा है उसको सुधारने के लिए जिप्सम का आवश्यकता होती है। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है, इस तरह से। ठीक है, तो उसको यह समझ लगे जिप्सम की आवश्यकता क्यों है, ये थोड़ी पूछा, आपसे पूछा है जिप्सम की आवश्यकता क्या है ना, क्या और क्यों के लफड़े में फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, तो यहां से ये सीधी सीधी डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 12 से 15 टन जिप्सम की आवश्यकता होती है। फिर आता है जिप्सम डालने का समय और ढंग, मैं कहूंगा ये भी क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। जिप्सम डालने का समय व ढंग, मैं बार बार अक्सर, अगर आप मेरे जितनी भी क्लासेस अगर आप देखोगे, जितने भी वीडियो जो यूट्यूब पे पड़े अगर आप देखोगे, तो उन्हें एक चीज मिलेगी, मैं बार बार हर चैप्टर के अंदर बताता जाता हूं मैं कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। अगर उसको आपने सीरियसली ले लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा, है ना। हम और दूसरे इंस्टीट्यूट की जैसे नहीं है कि मान लो कि रेगुलर क्लास लेके बार बार आपको ये कहे कि कोर्स लो कोर्स लो। आप अगर हमारा चैनल भी देखोगे तो हम कोर्स की ब्रांडिंग जो है ना बहुत कम करते हैं, हम किसी प्रकार के उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं करते हैं, ब्रांडिंग को लेकर किसी प्रकार की कोई इस तरह की एड वगैरह नहीं चलाते, कोई प्रमोट एड हम नहीं चलाते हैं, है ना। जो है आपके सामने हमारे पास, आप सभी लोगों की, ये जो क्षेत्रवासी है उन सभी के आशीर्वाद से हमारे जो ऑफलाइन बेस है सब फुल फिलअप रहते हैं, है ना। तो भगवान की दया से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कोशिश है कि जो हमारे पास नॉलेज है वो अधिकांश लोगों तक पहुंचे। इसी एक उद्देश्य के साथ कोशिश करते हैं कि कुछ जैसे जैसे समय मिलता है कुछ क्लासेस जो है हम अपलोड कर देते हैं, है ना। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि देखिए बायो की भी, आपके एग्रीकल्चर बायो की भी डिमांड आ रही थी, एग्रीकल्चर की डिमांड, लेकिन समय का अभाव रहता है ना। जब मैं अभी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समय हो रहा है 9:30 बज रहे हैं रात के, देख सकते हैं आप। इस प्रकार की स्थिति में देखिए क्लास अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपके जिप्सम की आवश्यकता। अब आता है जिप्सम को डालने का समय क्या है, तरीका क्या है, इसको लेकर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, जैसा किताब में लिखा हुआ है ना वैसा का वैसा आप ध्यान में रखो। बहुत इजी लिखा हुआ है, बहुत सीधा सीधा तरीका है। देखो, क्षारीय भूमि सुधारने के लिए जिप्सम को डालने का जो सबसे अच्छा महीना होता है वो होता है गर्मी का महीना होता है। कौन सा महीना होता है? गर्मी का महीना होता है। और गर्मी की अपन बात करें तो जून का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, जून के महीने में मानसून वर्षा यानी प्रारंभ होने से पहले जिप्सम का प्रयोग कर लेना चाहिए, या ढेंचा की बोई है उससे पहले इसका उपयोग कर लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, क्षारीय मृदा को अच्छी तरह से क्या कर लेते हैं, समतल कर देते हैं, और उसमें मेड़बंदी कर देते हैं, छोटी छोटी क्या बना देते हैं, क्यारियां बना देते हैं। ठीक है, जिसमें उसमें पानी पड़ेगा ना तो जिप्सम जो है सभी मृदा में आसानी से अच्छे से लग जाए। ठीक है, सर्वप्रथम क्षारीय भूमि को भली प्रकार से समतल करने के बाद मेड़बंदी कर देना चाहिए, ताकि खेत में पानी सब जगह बराबर पहुंच जाए, है ना। छोटी छोटी क्यारियां बनाएंगे जिससे, और चारों तरफ खेत के क्या लगा देंगे, छोटी छोटी दीवार बना देंगे इतनी इतनी सी। ठीक है, ताकि खेत में पानी जो है वो भरा रहे। ठीक है, जिप्सम की आवश्यक मात्रा को धान की फसल लगाने से 10 से 15 दिन पहले, धान मतलब यहां पर जो नहीं है, धान मतलब चावल, है ना। 10 से 15 दिन पहले केवल कितना, 10 सेमी ऊपरी सतह में मिलाकर पानी भर देना चाहिए। जिप्सम छिड़क के खेत में क्या भर दो, पानी भर दो। जिप्सम को अधिक गहराई तक नहीं मिलाना चाहिए। सारी भूमि में जिप्सम को बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार मिला लो बहुत है। खेत में लगभग 10 से 15 दिन तक 4 से 5 सेमी पानी भरा रखते हैं, है ना, ताकि जिप्सम की अभिक्रिया जो है पूर्ण हो जाए।
ठीक है, जिससे जिप्सम का जो सोडियम सल्फेट जो बनेगा वो अपक्षलित हो जाए, यानी जल में घुलकर कहां चला जाएगा, पानी भरा रहेगा तो जल में घुलकर कहां चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ये ध्यान रखना कि इस स्थिति में खेत सूखना नहीं चाहिए, अगर खेत सूखेगा तो लपड़ा हो जाएगा, जिप्सम जमकर क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, आप हल नहीं चला पाओगे, इतनी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, प्रयोगों से पाया गया कि यदि धान की फसल सारी भूमि में उगाते हैं तो भूमि में क्षारीयपन में लगातार क्या आती रहती है, कमी आती है, खेतों को लंबी अवधि तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर, तो ये हो गया जिप्सम को प्रयोग करने का तरीका। कितना इजी है यार, कितना इजी है, जो किताब से वो मैंने आपको बताया। इसलिए कहते हैं ना कि केमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या बेटा, इजी बहुत है, बहुत इजी सब्जेक्ट है ना, लोड तो लेना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लेना है, सारा सब्जेक्ट ही इतना इजी है यार, टेंशन का ही को। फिर आता है पाइराइट। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा भैया कि पाइराइट राजस्थान में पाया कहां जाता है, राजस्थान में पाइराइट पाया कहां जाता है, और एक आ जाएगा इसका सूत्र क्या है ना, एक तो इसका सूत्र क्या है, और ये राजस्थान में पाया कहां जाता है। सूत्र भी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले सारणी में मैंने सारी लिस्ट आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान में हो। ठीक है, पाइराइट के बारे में दो प्रकार के आप देख सकते हो, FeS2 20% वाला और FeS2 30% वाला। ठीक है, पाइराइट के बारे में तो सबसे पहले तो ये उगाया कहां जाता, सॉरी राजस्थान में मिलता कहां पर, राजस्थान में मिलता है देखो कहां पर, सीकर जिले में मिलता है। कहां पर मिलता है, सीकर का एक गांव है, कौन सा, सलादीपुर। बाकी इंडिया के अंदर अगर मान लो बिहार में मिल जाएगा आपको, कर्नाटक के अंदर मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में कहां मिल जाएगा आपको, सीकर में मिलेगा। ठीक है, दूसरा कि इसका जो वितरण जो किया जाता है ना, इसको लेकर भी प्रश्न बन सकता है। इसका वितरण करती है कौन, पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड, PPCL। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि जो फास्फोरस है भैया, इसका वितरण भारत के अंदर कौन करता है, पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड, PPCL द्वारा इस जिप्सम क्या माफ कीजिएगा, पाइराइट है ना, पाइराइट का जो है वितरण करने का जो काम है, भारत सरकार का उपक्रम है कौन सा, पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड ये करता है। ये जो पाइराइट है आपका, ये आपके कोयले की खानों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, उनके साथ से उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी अभिक्रियाएं जो है ये भी बहुत इजी है, कुछ भी इसके अंदर ज्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, संगठन देख लेते हैं, संगठन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखोगे तो 20 से 22% आयरन होता है, 0.5 से 0.6% इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, 0.1% कैल्शियम ऑक्साइड, 6.8% इसमें एल्यूमिनियम है, 35 से 40% सिलिका होती है, 2 से 3% कार्बन होता है, 0.02% जिंक, 0.05% कॉपर और 0.01% क्या होता है, मैग्नीज होता है। क्या होता है, मैग्नीज। लेकिन आपसे पूछा जाएगा इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो वो आती है लगभग कितनी, 16%। कितनी आती है, 16% से कम इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक, जिस प्रकार से जिप्सम की आवश्यकता है उसी प्रकार से पायलट की आवश्यकता का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसकी प्रयोग करने की जो विधि है बहुत इजी है। पायलट का प्रयोग उचित समय धान की रोपाई या हरी खाद के लिए अपन कर सकते हैं। अभिक्रियाओं की अगर आप बात करोगे तो बहुत इजी है पायलट की जो अभिक्रिया है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो जो पायराइट है FeS2, ये टूटेगा FeS प्लस सल्फर में। जो FeS से इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिससे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा आपका, Fe2O3 बन जाएगा। ये जो सल्फर जो आपका रहा था, उस सल्फर क्या होगा, बैक्टीरिया की उपस्थिति में सल्फर का भी क्या होगा, ऑक्सीकरण, और क्या बनेगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है जल के साथ क्या करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और जैसे ही कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ये अभिक्रिया हो जाएगी किसके साथ, समान, जिप्सम के समान की। ये टूटेगा कैसे, Ca+2 और SO4-2 के रूप में टूटेगा। और ये जो कैल्शियम आयन जो है Ca+2, ये क्या करेंगे, सोडियम को क्या करेंगे, यहां से विस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे, सोडियम को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये सीधा सीधा आपके पायराइट के बारे में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से काम करता है, देखिए यहां पर
पायराइट का प्रयोग कैल्शियम युक्त मृदा में ही प्रभावशाली हो सकता है। पायराइट जल में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन हवा के संपर्क में नमी होने के कारण ये सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। ये अम्ल में उपस्थित कैल्शियम अम्ल में माफ कीजिएगा, अम्लीय मृदा में उपस्थित कैल्शियम कणों के साथ क्या हो जाते हैं, चिपके हुए सोडियम की मात्रा को क्या करता है, घटाता है, यानी लिंचिंग कर देता है। क्या कर देता है, लिंचिंग कर देता है। ठीक है, कैसे उपयोग करना चाहिए, देखियो जो पायराइट है इसको क्या करना चाहिए, अगर आप क्या कर रहे हो, बोई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोई कर रहे हो, तो क्या करना है आपको, बोई करते समय इसको पायराइट को क्या करना है कि कम से कम 1-1.5 सप्ताह पहले क्या करना चाहिए अपने को, इसको मिट्टी की सतह के ऊपर क्या कर देना चाहिए, बिखेर देना चाहिए, और 1 सप्ताह तक नमी बनाए रखनी चाहिए। नमी कैसे बनाएंगे, पानी तो ऊपर के रखना नहीं है, लेकिन फुहारे के रूप में पानी का क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ध्यान ये रखना है कि पानी भरना नहीं है खेत में। जिस तरह से जिप्सम में अपन ने पानी भर के रखा है ना, तो इस तरह से पायराइट के लिए पानी को आपको भर के नहीं रखना है, आपको फुहारे के द्वारा क्या करना है, पानी का क्या करना है, छिड़काव करना है। ठीक है, यदि पायराइट डालने के तुरंत बाद पानी भर दिया जाता है तो पायराइट का ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे पायराइट द्वारा क्षारीय मृदा को सुधारने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि उसमें पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसका थोड़ा विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। पायराइट के प्रयोग से भी मृदा का पीएच मान व विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है, और फसल की पैदावार में क्या होती है, वृद्धि होती है। पायराइट की अभिक्रिया मैंने आपको बताई दी कैसे क्या होती है। ठीक है, फिर आता है आपका फोस्फोजिप्सम। क्या आता है, फोस्फोजिप्सम। ठीक है, फोस्फोजिप्सम अम्ल बनाने वाले जो कारखाने होते हैं ना, ठीक है, उसमें से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, इसमें सल्फर होती है 16%, कैल्शियम 21%। ठीक है, और 1 से 2% क्या होती है, फ्लोरीन भी होती है। फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगी तो ये फ्लोरीन क्या कर सकती है, हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की मात्रा जो है ना ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है सल्फर। सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर का प्रयोग अपन चुनित मृदा को सुधारने में कर सकते हैं। अभिक्रिया की हुई है, सल्फर का ऑक्सीकरण होगा, क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जल के साथ क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट, आगे जिप्सम जैसी अभिक्रिया। बहुत ईजी है यार, आगे वापिस वैसा का वैसे ही है जैसे जिप्सम का हो रहा है। एक बार किताब को उठा के देखो यार, तुमने है ना दिमाग में ना एक भ्रम पाल रखा है कि ये हार्ड है। अरे उठा के तो देखो कितना इजी है। प्रश्न कहां से आएगा वो हम बताएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, पढ़ो तो सही पहले। प्रश्न कहां से आएगा कैसे आएगा वो हम बता देंगे, लेकिन तैयारी कब होगी, जब तुम उसको पढ़ोगे। जब पढ़ोगे ही नहीं यार तो फिर तैयारी कैसे होगी, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना, पढ़ना जरूरी है। अगला आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, त्वचा के ऊपर गिर जाए, कर जाए, जलन हो सकती है, किसी प्रकार की घाव वगैरह हो सकते हैं, और महंगा भी पड़ता है। इसलिए आमतौर पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते अपन। ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो जल के साथ क्या करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। ठीक है, तो इससे रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं गंधक अम्ल। गंधक अम्ल का प्रयोग युक्त चुनाई तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है, लेकिन निम्न कारण इसका प्रयोग कम करते। देखो एक तो महंगा होता है, अत्यंत यानी ज्वलनशील होता है। ठीक है, जिससे अगर ये व्यक्ति पर गिर जाए या कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो उसकी त्वचा को जला देता है, कपड़ों को क्या कर देता है, जला देता है। इसलिए इसका उपयोग जो है बहुत कम करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और चूनारित अगर मृदा में इसका उपयोग करेंगे तो ये इसको क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा, इसलिए भी इसका उपयोग नहीं करते। फिर आता है द्रव सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। SO2 जल के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, SO3, फिर SO3 बना देगा क्या, H2SO4। और इसकी क्रिया कैसे होती है अपन बार बार देख रहे हैं। H2SO4 पहले क्रिया करेगा किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करेगा, और उससे क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। और कैल्शियम सल्फेट ठीक वैसे ही क्रिया करेगा जैसे जिप्सम करता है लाडलू। ठीक है, तो टेंशन नको, बहुत इजी है, मस्त होके पढ़ो यार, टेंशन नहीं लेनी है। फिर आता है कैल्शियम क्लोराइड। इससे भी क्षारीय मृदा को सुधारा जाता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, और हम ना राजस्थान वाले हैं, हम चीजें देखते हैं सस्ती यार हमारे यहाँ पैदावार ही नहीं होती यार, मिट्टी में इतना खराब, अपन कैसे बर्बाद कर सकते हैं ये चीज। चूना पत्थर, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें इसे 7.5 से कम वाली मृदा में प्रयोग करते हैं।
तो ये प्रश्न यहां से ऐसे बन सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर का प्रयोग कौन सी मृदा में कर सकते हैं जिनकी पीएच 7.5 से कम हो। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि 7.5 पर इसकी विलेयता सबसे अधिक होती है। ये मृदा में घुलकर क्या निकालेगा? कैल्शियम आयन। ठीक है, और वो कैल्शियम आयन सोडियम को क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। जैसे जिप्सम में अपन ने देखा वैसा का वैसा ये कुछ नहीं है। ठीक है, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड है ना, CaS5। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक हो तो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, पांच हो तो पेंटा। लेकिन यहाँ पर पांच के भी इन्होंने क्या कर दिया? पॉली कर दिया, पोला, है ना। कैल्शियम सल्फाइड की क्रिया कराएंगे अपन जल के साथ, यानी अपन कराएंगे नहीं, अपन कैल्शियम पॉलीसल्फाइड को मिट्टी में डाल देंगे, है ना। तो वहां ऑक्सीजन तो होगी। जब आप खेत में क्या करोगे? सिंचाई करोगे, पानी डालोगे, पानी जाएगा, तो वो क्रिया करके क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट। और आगे की कहानी तो तुम्हें पता है कि जब यार कैल्शियम सल्फेट आ गया तो ये सीधा तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो यहां से। ये किस तरह से काम करेगा? ठीक है ना भाई, जैसे जिप्सम कर रहा है वैसे कर रहा है, कितना तो इजी है ना। खाम खा परेशान होते रहते हो तुम लोग यार, समझ में नहीं आता है? घबराते रहते हो व्हाट्सएप पे भी, सर 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 डर लग रहा है। अरे काहे का डर रहे? क्या है? सीधा सीधा तो है। ठीक है, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा, अम्लीय पदार्थ, अम्ल उत्पादक है ये अम्लीय लवण है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एविलेय हाइड्रोक्लोराइड सॉरी हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के जैसे ही होती है, मैंने बताया था। H2SO4 क्रिया करेगा CaSO4 के साथ। ठीक है, फिर बनेगा, उससे क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा जिससे कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और वो सोडियम को क्या कर देगा? विस्थापित करेगा। सेम स्थिति आपकी किसकी है? देख सकते हो इसकी, एल्यूमिनियम सल्फेट की भी, है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट भी ठीक है वैसे ही है, अम्ल बनाएगा। देखो सीधा सीधा यहां से दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है ना। बहुत इजी है रे, बहुत इजी है, बहुत। केमिस्ट्री की सबसे खास बात ही है इजी बहुत। अब देखिए, जो रासायनिक मृदा सुधारक है इनमें अपने को सावधानियां क्या रखनी? देखो, एक ही प्रकार का रासायनिक मृदा सुधारक सभी प्रकार की मृदा में प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। कि मान लो कि रामलाल की जो भूमि है, मृदा है, बहुत ज्यादा क्षारीय है। ठीक है, उसने सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया, शानदार फसल हो रही है यार, मैं भी करूंगा। अब तुम्हारी मिट्टी की जांच तो कर ले पहले, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, मान लो रामलाल की मृदा में सुधार हो गया क्योंकि उसकी कैसी थी? क्षारीय थी, बहुत ज्यादा अम्ल काम कर गया। तुम्हारी उदासीन मृदा है, अच्छे से ठीक फसल हो रही, लेकिन लोभ मिटता नहीं है ना। अंत लोभी महादुखी। ठीक है, तो क्या किया? लेके आ गए और छिड़काव कर दिया। पहले 1 हेक्टेयर में 10 बोरी हो रही थी, साला 3 बोरी हो रही है, 7 बोरी का उत्पादन कम हो गया। तो उन्होंने मिट्टी सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के अम्लीय कर दी, खराब कर दी। यानी एक प्रकार का मृदा सुधारक सभी प्रकार की मृदा में उपयोग नहीं किया जा सकता। मृदा में उचित सुधार है तो मृदा सुधारक की मात्रा, मृदा का विश्लेषण करके ही करना चाहिए। मृदा की जांच करने के बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से कम मात्रा डालोगे तो सुधार नहीं होगा, जितनी मात्रा निर्धारित की गई है उतनी डालना है। रासायनिक मृदा सुधारक का प्रयोग उचित विधि और एक समान और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लो कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, हम तो हमारे हिसाब से करेंगे, कर ले फिर भुगत लो, है ना। आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। अगर आप कुछ ले रहे हो या जो मृदा वैज्ञानिक है, सॉइल साइंटिस्ट है, उससे संपर्क करो भाई, ऐसी ऐसी स्थिति है तो इसको सुधार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आगे चल के तुम्हें भी तो यही बनना है रे यार। बच्चों का सबसे बड़ा ख्वाब होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में सॉइल साइंटिस्ट बनना। अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कर लेना, क्योंकि आपको खुद भी आपको आपका लक्ष्य नहीं पता कि एग्रीकल्चर ली क्यों, है ना। मृदा सुधारक का बारीक चूर्ण में ही उपयोग करना चाहिए, बड़े बड़े अगर आप टुकड़े डाल दोगे तो उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। फिर आता है जैविक सुधार, ये भी बहुत जोरदार है। इसमें देखिए, जैविक पदार्थ जो होते हैं, जब उन जैविक पदार्थों को डाला जाता है तो उनका क्या होता है? अपघटन होता है। अपघटन से क्या बनती है? CO2 बनती है। और वो CO2 क्या करती है? जल के साथ क्रिया कर लेती है, क्रिया कर लेती है, जल के साथ क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है, और एक अम्ल बनाती है। कौन सा?
जल के साथ क्रिया करके वो बनाती है भैया कार्बोनिल अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिल अम्ल। और वो कार्बोनिल अम्ल क्या करेगा बताओ? हाँ बोलो। ठीक है। तो जैविक सुधार में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? गोबर की खाद है, सीरा है, प्रेसमड है, हरी खाद है, फसलों के अवशेष है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। कट्टाली खरपतवार है ना, इसका वानस्पतिक नाम ध्यान रखिएगा भैया। कटाली खरपतवार का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। देखो जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना। इसका वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में? सीरा प्रेसमड के बारे में भी। ये क्या होता है? सबसे पहले इनका प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर नीलरतन धर, है ना। डॉक्टर नीलरतन धर ने ऊसर मृदा के सुधार के लिए सीरा और प्रेसमड का प्रयोग किया था। ठीक है। इनके अनुसार इसका जो संगठन जो होता है, सीरे का संगठन जो होता है ना, सीरा वो नहीं जो खाते हैं, वो नहीं, है ना, ललचा मत जाना। कार्बोहाइड्रेट होता है 60 से 70%, पोटेशियम होता है 4.5%, चूना 2%, और जो फॉस्फाइड होता है वो 0.5%, नाइट्रोजन 0.5%, सल्फ्यूरिक अम्ल 0.5%, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिसे एल्यूमिना बोल सकते हैं 0.5%, और थोड़ी सी मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। किसकी होती है? जल की होती है। सीरा को मृदा में मिलाने पर इसके विच्छेदन की प्रारंभिक अवस्था में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनती है? मैंने अभी आपको बताया था क्या बनती है? CO2 बनती है। और ये CO2 जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? कार्बोनिल अम्ल H2CO3 बनाती है। और ये अम्ल क्या करता है? क्षार को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। बस इतना ही इसका काम। ठीक है। हरी खाद के लिए आपको पता ही है, हरी खाद क्या होती है? आपको पता है कि जो आपके सनई हो गया, डेचा हो गया, है ना, इसको उगाया जाता है। और उगाने के बाद जब ये छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हल चलाकर क्या करते हैं अपन? मिट्टी में दबा देते हैं, है ना। और जब इनको दबाने के बाद जब इनका क्या होता है? जीवांश पदार्थ के रूप में, या यूं कह सकते हैं बैक्टीरिया द्वारा इनका क्या होता है? अपघटन होता है। तो कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। और CO2 गैस जल के साथ क्या करके क्या बनाती है? कार्बोनिल अम्ल बनाती है। और वो अम्ल क्या करता है? सारी मृदा को क्या करता है? सुधार देता है। ढेंचा जो होता है, ढेंचा के कोशिका रस की जो पीएच होती है 4 होती है। और कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, भस्म की अगर अपन बात करें इसमें कुछ जो होता है वो कितना होता है? 34.2 होता है। ढेंचा मध्यम लवणीय स्थिति में अच्छी तरह से उग भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको उगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है। ये क्षारकता, जल ग्रस्तता, सूखा को क्या कर सकता है? काफी हद तक सहन कर सकता है। अगर मिट्टी क्षारीय है तो भी उसमें ढेंचा उग जाएगा, पानी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, उग जाएगा, लवणता को भी सहन कर लेगा। इसके अपघटन से हाइड्रोजन गैस बनती है जो पानी में घुलकर क्या बना देती है? अम्ल का निर्माण करती है। इस वजह से ढेंचा जो है सारी मृदा को सुधारने के लिए जैविक खाद के रूप में काफी अच्छा माना जा सकता है, हरी खाद के रूप में काफी अच्छा माना जा सकता है। अगला आता है कट्टाली खरपतवार के बारे में। इसका संगठन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कट्टाली खरपतवार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट कर लेना। इसका वनस्पतिक नाम, इसका संगठन। कट्टाली खरपतवार, इसका वनस्पतिक नाम और इसका संगठन। सबसे पहले जो इसको उगाया गया था या इसका उपयोग जो किया गया था, बंतरा जो कि लखनऊ के पास में पड़ता है। लखनऊ पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी वाले भैया के पास में पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहां पर इसको उगाया गया था सबसे पहले, या यूं कह सकते सारी मृदा को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया गया था, है ना। इसका संगठन आपसे पूछा जा सकता है। संगठन जो इसका क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट इसके अंदर होता है, 1 से 8% होता है। कैल्शियम बाइफॉस्फेट या कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट जो होता है वो कितना होता है? 0.3% होता है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है 0.4%। कार्बनिक अम्ल H2CO3 वो होता है इसमें 4.2%। शर्करा जो होती है वो कितनी होती है? 9.8% होती है। ठीक है। इसे चूर्ण के रूप में अपन मिला सकते हैं। ठीक है। ये अगला आता है वनस्पतियों का जो प्रभाव है। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जिनका उपयोग भी अपन क्या कर सकते हैं? सारी मृदाओं को सुधारने के लिए कर सकते हैं। वनस्पतियों का उपयोग भी अपन कर सकते हैं, किसके लिए? सारी मृदा को सुधारने के लिए कर सकते हैं, है ना। कुछ वनस्पति ऐसी होती है जिनके जो जड़ें जो होती ना, वो जड़ें क्या करती है? अम्ल का निर्माण करती है। जो वनस्पतियां जो होती है उनकी जड़ें जो है वो अम्ल का क्या करती है? निर्माण करती है। तो यहां से भी अपन कुछ चीज निकाल सकते हैं। देखो सभी जीवित पौधे अपनी जड़ों द्वारा CO2 क्या करते हैं? पैदा करते हैं। ठीक है। जो जल के साथ मिलाकर क्या बना देती है? कार्बनिक अम्ल बना देती है। ये H2SO4 गैस समान क्या करती है? काम करती है। ये तो अपने को पता ही है। ठीक है। इस तरह से काम करेगी ये।
है ना। अगला आता है लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन कैसे करेंगे, है ना। भाई मान लो कि मिट्टी अम्लीय है, सॉरी लवणीय है, क्षारीय है, तो उसको सुधारने के लिए ये तरीके अपन अपना सकते हैं। लेकिन एक बार सुधार लिया, अब भविष्य में ध्यान कैसे रखा जाए कि जो मिट्टी है उदासीन है, पहले बहुत ज्यादा क्षारीय थी, बहुत पैसा खर्च करके उसको उदासीन किया, बहुत पैसा खर्च करके लवणीय मृदा को उदासीन किया, अब भविष्य में वो मिट्टी फिर से क्षारीय ना हो या फिर से लवणीय ना हो, तो इसके लिए क्या रख रखाव किया जा सकता है, उसको लेकर अपने को डिस्कस करना है। प्रबंधन कैसे करना है, अगर थोड़ी बहुत है, मान लो थोड़ी क्षारीय है या थोड़ी लवणीय है, तो और ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे खेत की तैयारी और जुताई की विधियां। ठीक है, जहां तक हो सके खेत को क्या रखना चाहिए, समतल रखना चाहिए। समतल खेत में सिंचाई का पानी बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो लवण होता है वो जल में घुलकर नीचे चला जाता है। जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है वहां लवण जल में नहीं घुलता है, लवण जल में नहीं घुलने की वजह से वो नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो मृदा हो या आपका जो खेत हो क्या हो, समतल हो, खेत के हर भाग में पानी आसानी से पहुंच जाए। हर भाग में जब पानी आसानी से पहुंच जाएगा तो उस, अगर मान लो मिट्टी लवणीय भी है, तो क्या होगा कि वो लवण उस जल में घुलकर जो जड़ क्षेत्र है उससे नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लो ढलान है, ढलान है तो जगह जगह पे मेड़ बना देनी चाहिए, छोटी छोटी दीवारें बना देनी चाहिए, जिससे पानी वहां पर रुक सके, है ना। जहां भूमि ढालू है वहां पर बांध बनाने, बांध का मतलब वो नहीं कि बड़े बड़े बांध, अरे छोटे छोटे खेतों में ढलान वाले। सारी मृदाओं की भौतिक दशा प्राय बहुत ज्यादा बुरी होती है, इसलिए इनको गीली अवस्था में जुताई नहीं करनी चाहिए। क्यों कि गीली अवस्था में जुताई करने पर क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। ठीक है, और सूखी मृदा में अगर सिंचाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े डेले बन जाएंगे। तो ना तो ज्यादा गीली मृदा में अगर आपको जुताई करनी है, ना आपको सूखी मृदा में करनी है। हल्की नमी हो तब जुताई करें। सूखी मृदा में बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, जबकि गीली मृदा में क्या बन जाते हैं, कीचड़ बन जाता है। क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। ऐसी मृदा में भारी मशीनों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। भारी मशीनों से भी क्या हो सकता है, इनमें कीचड़ हो सकता है। भारी मशीनों की जुताई से जुताई नहीं करनी चाहिए, है ना। मिट्टी पलटने वाले हल से 10 से 20 सेमी की गहरी जुताई करने पर बीज इसमें अपन बो सकते हैं। फिर आता है क्यारी की तैयारी और रोपण की विधि। क्यारी तैयार कैसे करेंगे, रोपण कैसे करेंगे। ठीक है, इस मृदा में बीजों का अंकुरण एक जटिल समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या की बीज उगते ही नहीं है साले, थोड़े बहुत उग जाए तो कुछ करें, उगते ही नहीं है, अंकुरण ही नहीं होता है, क्योंकि अंकुरण पर लवण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यारी का आकार, पौधों का रोपण और सिंचाई की विधि इस प्रकार होनी चाहिए कि जिससे बीज और पौधों की जड़ों के आसपास लवण की मात्रा कम हो सके, है ना। अगर मान लो थोड़ा बहुत पौधा बड़ा हो जाएगा तो लवण की मात्रा को सहन कर भी सकता है, लेकिन पौधे उगते नहीं है, लवणीय मृदा में अंकुरण नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या यह है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि पहले खेत में तो एक बार थोड़ा पानी भर दो, पानी भरने से लवण जल में घुलकर कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसके बाद अपन उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन मृदाओं में कूट सिंचाई वाली फसलों के बीज मेड़ों के ढलान पर बोना चाहिए, है ना। और उगने से पहले एक सिंचाई दे देनी चाहिए। मैंने बताया था ना, एक सिंचाई दे देने की वजह से क्या होगा, लवण कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो इससे लवण का अंकुरण पर प्रभाव कम हो जाएगा और पौधे अपने आप को जल्दी क्या कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे। जब तक लवण ऊपर आएगा तब तक वो उग जाएंगे। ठीक है, लवण प्रभावित मृदा में कूट सिंचाई की अपेक्षा प्रभावित सिंचाई अधिक लाभप्रद है। कूट सिंचाई का मतलब फुहारे टाइप से नहीं करनी चाहिए, है ना। लवणीय मृदा में मेड़ों की दशा पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए। फसल को मेड़ पर उत्तरी ढलान पर की ओर बोना चाहिए, क्योंकि इस ढलान पर लवण की सांद्रता दक्षिणी ढलान की तुलना में थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, अधिक लवणीय मृदा में कूड़ वाली फसलों, सॉरी कुंड वाली, है ना। कुंड का मतलब क्यारे जो बनाते हैं ना अपन, ठीक है, जिसमें पानी भर के रखते हैं अपन, है ना। कुंड वाली फसलों का एक कुंड छोड़कर दूसरे कुंड में बोना चाहिए तथा फसल वाली कुंड की सिंचाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से लवण अपेक्षाकृत जमाव असंचित मेड़ और कुंड पर अधिक होगा। ठीक है, दीवारें जो होती है, दीवार पर लवण जम जाएगा जहां जहां पानी ज्यादा टकराएगा, है ना। और जहां पर फसल रहेगी वहां पर उसका लवण का प्रभाव क्या रहेगा, कम रहेगा। सिंचाई जो है, सिंचाई का प्रयोग भी जो है काफी ज्यादा प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि मिट्टी आपकी लवणीय है और आपने सिंचाई की, लवण जल में घुलकर नीचे चला गया,
अब जैसे ही क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाले लवण क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि सिंचाई कम करनी चाहिए लेकिन जल्दी जल्दी करनी चाहिए। खेत में पानी कम दो लेकिन जल्दी जल्दी दो। और अगर मान लो कि पानी खूब है तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंचाई की विधियों को देखिए, जल मृदा में लवण सांद्रता को तनु रखता है। सिंचाई से लवण पौधे के नीचे चले जाते हैं और पौधों को जल का अवशोषण भी आसानी से हो जाता है। यदि पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो इन मृदाओं में प्रवाहित सिंचाई का तरीका अधिक होता है, क्योंकि फुहारा सिंचाई करने से, मैंने भी बताया था, फुहारा सिंचाई लवणीय मृदा में नहीं करनी चाहिए। फुहारा सिंचाई करने से मिट्टी ऊपर से केवल क्या होगी, गीली होगी, और गीली मिट्टी लवण को और ऊपर लेके आ जाएगी, लपड़ा कर देगी। लवणीय मृदा में अगर आपने फुहारा सिंचाई लगाई तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। करना क्या है, क्योंकि फुहारा सिंचाई करने से ऊपर की मिट्टी हल्की हल्की गीली होगी, जिसकी वजह से नीचे के लवण और जल्दी ऊपर आ जाएंगे। तो आपको प्रवाहित सिंचाई करनी है, खेत में पानी छोड़ना है सीधा, ठीक है। थोड़ा पानी भरेगा तो जैसे ही पानी भरेगा लवण जल में घुलकर कहां चले जाएंगे, जल के साथ चले जाएंगे नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। इन मृदाओं में सिंचाई जल्दी जल्दी करनी चाहिए, मैंने बताया था ना, पानी कम दो लेकिन जल्दी जल्दी दो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आता है सस्य संबंधी क्रियाएं। ये तो हो गई मृदा से संबंधित। अब बीज से संबंधित क्रियाएं कैसे अपन अपना सकते हैं, है ना। बीज से संबंधित क्रियाएं जो है अपन वो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अंकुरण, यानी ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए अपने को जिनका अंकुरण जो है लवणीय मृदा में आसानी से हो जाए, यानी यो कह सकते हैं जो लवण प्रतिरोधी हो। ऐसी किस्म का अपने को चयन करना चाहिए या चुनाव करना चाहिए जो कैसी हो, लवण प्रतिरोधी हो, जिस पर लवण का असर क्या हो, कम हो, ठीक है। फसल का चुनाव करते समय बीज के अंकुरण पर ज्यादा जोर देना चाहिए। फसल बाद की अवस्थाओं में लवण प्रतिरोधी होनी चाहिए। उदाहरण जैसे चुकंदर की बाद की जो अवस्थाएं होती है लवण के प्रति अत्यधिक क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। शुरुआत में आपने पानी भर दिया, लवण कहां चले गए, नीचे चले गए। आपने चुकंदर उगा दिया, चुकंदर जब उड़ जाए, सॉरी उग जाएगा, उड़ने का नहीं, उग जाएगा, उग जाएगा तो क्या होगा, जब फसल उग जाएगी तो उसके बाद उस पर लवण का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना, चुकंदर की जो बाद की अवस्थाएं होती है वो लवण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है, तो उस पर इतना लवण का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं पर लवण का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से वो लवण की मात्रा को सहन नहीं कर पाता है। तो क्या करे, पानी भरो, लवण को नीचे भेजो, फिर चुकंदर लगाओ, ठीक है। मोटे धान की जातियां जो है महीन धान की जातियों की तुलना में अधिक लवण प्रतिरोधी होती है। धान की जो पछेती किस्म है ना, पछेती किस्म, अगेती किस्म, आप ये सभी जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। पछेती किस्म जो है अगेती किस्म की अपेक्षा अधिक लवण प्रतिरोधी होती है। बाजरा जो है अंकुरण के समय ज्वार से अधिक लवण प्रतिरोधी होता है। अगला आता है लवण सहिष्णु फसलें उगाना, यानी ऐसी फसलें उगाना जो लवण की मात्रा को सहन कर सकती है। लवण सहिष्णु का मतलब ऐसी फसल उगाना जो लवण की मात्रा को क्या कर सकती है, सहन कर सकती है, ठीक है। उन लवणीय मृदाओं में जहां सुधार का कोई तरीका सफलतापूर्वक नहीं अपनाया जा सकता वहां पर लवण सहिष्णु फसलें उगाई जा सकती है ना। कि जहां पर पानी भी खारा है, ठीक है। अगर मान लो कि ये तरीका अपनाया जाए, कौन सा तरीका, कि जल भरकर लवण को नीचे भेज दे, लेकिन साला लपड़ा ये कि साला पानी खा रहा है, खारे पानी से सिंचाई करेंगे तो और लवण ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो करेंगे क्या, इतने पैसे भी नहीं है कि मृदा को सुधार कर सके। क्यों, क्योंकि फसल में इतनी तो पैदावार ही नहीं होती, क्या करें। राजस्थान में तो लपड़ा यही तो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मौसमी फसलें होती हैं, सतत फसलें तो होती नहीं है। वर्षा के हिसाब से फसलें होती है कि बरसात कैसी हो रही है, किस तरह का कितना पानी मिलेगा, उस हिसाब से। तो उन लवणीय मृदाओं में जहां सुधार का कोई तरीका सफलतापूर्वक नहीं अपनाया जा सकता वहां अपन ऐसी फसल उगा सकते हैं जो लवण की मात्रा को क्या करेगी, सहन करेगी, ठीक है। और इस आधार पर फसलों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रश्न बनेगा यहां से, बता रहा हूं, ठीक है। ये इस तरह से उच्च लवण सहिष्णु, मध्यम लवण और न्यून लवण, यानी ये तो वो फसलें हैं जो लवण की अत्यधिक मात्रा को भी क्या कर लेगी, सहन कर लेगी। ये वो है जो लवण की थोड़ी मात्रा को सहन कर सकती है, और ये है जो बहुत कम सहन करती है। तो इसमें सबसे पहला आता है क्षेत्रीय फसलें से जो ढेंचा, चुकंदर, तंबाकू, सलजम, ये लवण की मात्रा को सहन कर सकती है। सब्जियों में सलजम, चुकंदर हो जाएगा। चारे की फसलों में घास, रोडस घास, और फलों में खजूर और फालसा, है ना। ये सारणी थोड़ी देख लेना, ठीक रहेगा भैया। अगला आता है बीज का उपचार, ठीक है। बीज को खेत में डालने से पहले उसको लवण पहले ही पिला दो, तो ताकि जितना लवण पीना हो पहले ही पी ले, है ना।
जितना लवण पीना हो वो पहले ही पी ले। तो अगर लवणीय मृदा है तो बीज को लवण से ही क्या कर दो, उपचारित कर दो। बीजू को बोने से पहले लवण विलयन में डुबोने से फसलों की लवण प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है ना। उसको पहले ही तैयार कर लो बेटा, तू जहां जा रहा है ना वहां लवण बहुत ज्यादा है तो तू पहले ही पी ले, ताकि तेरे को वहां पहले कितना भी लवण हो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यानी लवण से अगर अपन इसको गोल देंगे ना तो बीज की लवण प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बीजों को बोने से पहले लवण विलयन में डुबोने से फसलों की लवण प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तथा अंकुरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। धान के बीजों को 0.1% लवण विलयन में डुबोने से इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और वे मृदा में 0.35% लवण की मृदा को क्या कर सकते हैं, सॉरी सांद्रता को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है फसल चक्र अपना सकते हैं। फसल चक्र तो आप सभी जानते हो, एक के बाद एक दूसरी फसल, लगातार एक ही प्रकार की फसल आपको नहीं बोनी चाहिए। एक ही प्रकार की लगातार फसल बोने से सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कोई विशेष प्रकार की जो फसल है वो एक ही प्रकार के पोषक तत्वों का लगातार क्या करती है, अवशोषण करती है, जिसकी वजह से किसी विशेष पोषक तत्व की उस मृदा में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो फसल चक्र अपनाना चाहिए और खेत को कभी पड़त नहीं रखना चाहिए। खेत को खाली तो रखना ही नहीं है रे, कुछ ना कुछ तो लगाओ, खाली मत छोड़ो। ध्यान रखना, लवणीय मृदा अगर है तो उस खेत को जैसे ही खाली छोड़ोगे खेत खराब हो जाएगा। खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर लगा दो यार। ठीक है, जैसे फसल चक्र देखो, धान जो लोबिया, उसके बाद आप धान सरसों ढेंचा गेहूं, धान आलू ढेंचा धान बरसी, है ना, सरसों बाजरा जई ढेंचा चुकंदर मक्का जो कपास रिजका मक्का आलू ग्वार जो कपास मेथी, है ना। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, फसल चक्र अपना सकते हैं। ये तो हो गया आपके लवणीय मृदा के बारे में। फिर आता है फसलों में क्षार सहिष्णुता। ईएसपी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए भैया ईएसपी, है ना, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, है ना, विनिमय सोडियम प्रतिशतता। ठीक है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अति संवेदनशील जिसकी ईएसपी होती है 2 से 10, कौन सा जाएगा, नींबू नारंगी, क्षार को बहुत ज्यादा सहन कर सकती है। संवेदनशील 10 से 20 कौन, एप्पल है। मध्यम सहिष्णु, है ना, नींबू जो बहुत कम मात्रा में सहन करेगी। अति संवेदनशील है, सॉरी अति, ये तो सहन ही नहीं कर सकता है। नींबू नारंगी तो सारी मृदा में उगानी ही नहीं है, मान लो। ठीक है, संवेदनशील में सेब हो जाएगा। मध्यम सहिष्णु में जैसे चावल जई डेलिस घास हो जाएगा। सहिष्णु जो ठीक ठाक सहन कर लेती है ना, गेहूं है, कपास है, रिजका जो टमाटर चुकंदर। और रोडस घास अगर बहुत ज्यादा 60 से अधिक अगर मान लो विनिमय सोडियम परसेंट है तो भी क्या कर लेगा, वो सहन कर लेगा। ठीक है, अगला आता है खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। अगर मान लो मिट्टी अगर अम्लीय है तो आप क्षारीय उर्वरक का प्रयोग करो, क्षारीय है तो अम्लीय उर्वरक का प्रयोग करो। उर्वरक को उनकी निर्धारित मात्रा से अधिक देकर फसलों पर लवणता के असर को कम कर सकते हैं। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा लगभग 25% से फसल अच्छी होती है। अमोनियम सल्फेट का प्रभाव, यूरिया तथा किसान खाद अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है ना, 8वें चैप्टर में आएगा, है ना। CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद से अच्छा होता है। इन मृदाओं में पोटास तथा फॉस्फोरस, है ना, या फॉस्फोरस युक्त उर्वरक का प्रयोग करने से सोडियम क्लोराइड का पौधों पर अवशोषण किया जाता है, कम हो जाता है। अकार्बनिक उर्वरक के साथ कार्बनिक खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। अकार्बनिक उर्वरक की मात्रा एक साथ नहीं देकर थोड़ी थोड़ी मात्रा अपने को समय के अनुसार देते रहने चाहिए, है ना। जिप्सम की पूरी मात्रा डाली गई हो ऐसी जगह पर आपको 10 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो उपजाऊता है या यूं कह सकते हैं उत्पादकता जो है काफी अच्छी मिलेगी, है ना। ये कुछ खास बात नहीं है। अगला आता है लवणीय एवं क्षारीय जल। पहली चीज तो यहां से परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। लवणीय जल क्या होता है, क्षारीय जल क्या होता है, जो दे रखी है उसको सीधा सीधा याद कर लो। एक छोटी सी मिस्टेक है जो आपको निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता जो है ना, वो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर। ठीक है, एक तो प्रश्न भैया यहीं से बनेगा, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है
है ना, डेसी साइमन प्रति मीटर विद्युत चालकता का मात्रक ये होता है ना। और सोडियम अधिशोषण अनुपात जो होता है ना, उसका भी आपको ध्यान में रखना है। सोडियम अधिशोषण अनुपात को लेकर आरएससी जो होता है, इसका मात्रक आपको ध्यान में रखना, मिली इक्विवेलेंट तुल्यांक, मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, है ना। क्या होता है मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, मात्रक ध्यान में रखना है। यहां से लवणीय जल की परिभाषा, क्षारीय जल की परिभाषा सीधी सीधी याद रखनी पड़ेगी बेटा, सीधी सीधी याद रखनी पड़ेगी आपको, पूछी जाती है ना, लवणीय जल और क्षारीय जल के बारे में, ठीक है। और इस आधार पर जल को अपन क्या करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। यहां से छोड़ो कुछ नहीं, बस ये 5 भागों में पढ़ लो, लवण C1 C2 C3, ठीक है। इसके बारे में मेन जो चीजें है मैं यहाँ बताता हूँ। ये रहा आपका C1 जल क्या होता है, C2 क्या होता है, C3 देखो, C1 सामान्य जल है, C2 मध्यम लवणीय जल है, C3 C4 थ्योरी है, पढ़ लेना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सोडियम अधिशोषण अनुपात SAR सूत्र याद रखना भैया, SAR का सूत्र पूछा जाएगा, सोडियम अधिशोषण अनुपात का सूत्र, और RAC का सूत्र अच्छे से तैयार कर लेना। जो बता रहा हूं इसका मात्रक भी है ना, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट RAC, है ना, इनका सूत्र याद रख लेना। बाकी तो कुछ नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन सूत्र है, विशेष तौर से याद कर लेना इनको, सूत्र जो है विशेष तौर से याद कर लेना, ठीक है, सूत्र और मात्रक, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा देख सकते हो, ये ज्यादा थ्योरी है इसमें, चैप्टर फिर आपका फिनिश है। अगर मान लो जैसे जल है, जल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा मैं। अगर मान लो लवणीय जल है, खारा पानी है, तो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका थोड़ा बता देता हूं मैं। खारा पानी जो है, ठीक है, बाकी चैप्टर फिनिश है, ज्यादा कुछ नहीं, थ्योरी है। देखो, खारा पानी अगर है तो इसका उपयोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, एक तो क्या करो, एक टैंक है, आधा पानी क्या भर दो, खारे पानी से भर दो, आधा अच्छा पानी भर दो, अपनी भाषा में कह सकते हैं मीठा पानी, जिससे उसका जो खारापन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी खारे जल को क्या कर दो, तनो कर दो, ठीक है। खारे पानी का जो प्रबंधन है ना, अभी सर क्या करें, हमारे तो पानी खा रही है, लपड़ा है, करे तो क्या करे, कोई तरीका बता दो, ठीक है। तो 2 तरीके, एक तो टैंक बना लो, टैंक में क्या करो, खारा पानी भर दिया, और खारे पानी आधा भरना है, आधा खारा पानी और आधा मीठा पानी, जिससे उसका जो खारापन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी क्या कर दो, सिंचाई कर दो, या फिर एक बार खारेपन से सिंचाई करो, एक बार मीठेपन पानी से करो, एक बार खारे पानी से, एक बार मीठे पानी से, ठीक है। या उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भी मिलाकर उसके खारेपन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। तो थ्योरी है, ज्यादा इसमें कोई लोड लेने वाली आवश्यकता नहीं है। बाकी जहां जहां आपको बताया गया है वहां आपको ठीक से पढ़ना है। बहुत जल्दी एक चीज आपके लिए लेकर आने वाला हूं मैं, विशेष तौर से आपकी बोर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल क्लासेस, 1 शॉट वीडियो, है ना, प्रश्न कहां से बनेगा उसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मजेदार चीज रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज निकाल के बताएंगे, है ना। यूं कह सकते हैं टारगेट 100 वाली क्लासेस जो है बहुत जल्दी अपन लेके आने वाले हैं। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की तरफ धीमे धीमे कदम बढ़ा रहे होंगे, लेकिन अब वक्त है कदम को जल्दी से बढ़ाने का, है ना। समय लगातार निकलता जा रहा है, नवंबर महीना आ गया है, आने वाला है 2 दिन में, ठीक है, टेंशन का ही को ले रहे हो ठीक है। दीपावली आ गई है, अच्छे से एंजॉय करना है। दीपावली पर विशेष तौर से ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बता दिया है, जो 999 का कोर्स था वो आपको 399 में मिल रहा है। इससे शानदार ऑफर ऐप के ऊपर आपको मिलने वाला नहीं है। 399 में कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ अगर अग्रसर होना चाहते हैं तो यूं कह सकते हैं ये आपके लिए मील का पत्थर जो है साबित होने वाला है, ठीक है। यही उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।